नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी। देखिए, मैं अब तक आपको दिनचर्या के बारे में बता ही रही थी, तो अब दिनचर्या कंप्लीट हो गई है और मैं उसको कंप्लीट ब्रह्म मुहूर्त से लेकर और वहाँ तक स्नान तक आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि डेली जो पॉइंट्स बताए गए हैं वन बाय वन वो क्या-क्या थे। तो फर्स्ट हम लेंगे, सबसे पहला काम हमारा रहता है, एक्चुअली दिनचर्या ना सुबह से शुरू ना होकर कब शुरू होती है दिनचर्या? दिनचर्या तो हमारी वो शाम से शुरू होती है, जहाँ से हमें अपने को उस एक्टिव मोड में लाना है। जो शाम का खाना है वो हमें जल्दी खाना है एक्चुअली, क्योंकि जब हम शाम का खाना जल्दी खाएंगे वो पचेगा, तभी तो सुबह हम शौच के लिए जा सकेंगे, जल्दी जा सकेंगे शौच के लिए। अब लोगों ने अपना जो एक लाइफस्टाइल है वो सब बिगाड़ रखा है, रात को लेट तक खाना खाते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। आपको शाम का खाना जल्दी खाना है, जिससे क्या होगा, आप सुबह भी जल्दी से उठ पाएंगे, शाम को जल्दी सो पाएंगे। जब खाना पच जाएगा उसके बाद आप सोएंगे, फिर आप सुबह जल्दी उठेंगे, आपके दिमाग में कोई गैस, कोई इस तरह की परेशानी नहीं होगी जो आपको उठने नहीं देगी, क्योंकि खाना पचा हुआ है आपका, ऑलरेडी आपने जल्दी खाया है, पचा के तब आपने नींद ली है। तो नींद भी कंप्लीट होगी आपकी जब आप जल्दी सोएंगे। तो कहना ही चाहती हूँ, वो जो दिनचर्या है वो शाम से ही शुरू हो जाती है। तो जब शाम से शुरू हो गई है, आपने जल्दी खाया है, आपने जल्दी सोया है, फिर वो पच भी गया है, फिर आप सुबह टाइम से उठ रहे हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त तो है ही, लेकिन अमृत वेला की बात करेंगे। जो अमृत वेला है वो 2:30 बजे से शुरू हो जाती है, 4-5 बजे तक का जो टाइम है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त है, वहाँ हम कहाँ क्या करेंगे, 4 से जो 6 बजे तक का टाइम है या 5:30 तक का टाइम है, उसे हम ब्रह्म मुहूर्त में गिनते हैं। वही 2 से 6 का टाइम हमारा वात का होता है, जिसमें वात हमारी नेचुरली प्रोसेस में रहती है, बढ़ी हुई रहती है। तो वात पित्त कफ के भी टाइमिंग होते हैं, जैसे कि 6 से 10, सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक क्या होगा, कफ का काल स्टार्ट हो जाएगा, और 10 से लेके 2 बजे तक पित्त का काल रहेगा, उसमें पित्त बढ़ा हुआ रहेगा, और 2 से लेके 6 बजे तक क्या रहेगा, वात का काल रहेगा, और यही क्रम फिर फर्दर चलेगा शाम में भी। तो 2 से 6 बजे का टाइम वात का है, इसमें वात का राज चल रहा है, ये कह सकते हैं कि। तो ये जो वात है, आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, ठीक है, अमृत वेला में उठ रहे हैं, देखिए बेस्ट है, क्योंकि अमृत वेला में उठ के जितने भी हमारे नए आविष्कार हुए हैं, जितने भी हमारी उपलब्धियां हैं, किसी ने बुक्स लिखी हैं, तो वो सब लोग साइंटिस्ट हुए या बहुत ही अच्छे हमारे जो बड़े महापुरुष कहेंगे, या जिन्होंने भी बड़े काम किए हैं, उन सब ने सुबह जल्दी उठकर ही ये काम किए हैं। आप चाहे तो आप देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं इस बात को। तो जल्दी उठने पर अमृत वेला में 2:30 बजे उठने का जो टाइम है वो इतना अच्छा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अच्छा है, आपके लिए कुछ न्यू एक्टिविटी के लिए भी अच्छा है। उस टाइम पर एक अलग ही एनर्जी लेवल रहता है जो आपको मिलता है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिलती है, जिसे आप लेकर कुछ एक्स्ट्रा सोच सकते हैं, कुछ नया आविष्कार कर सकते हैं, कुछ भी नया लाइफ में जो आप करना चाहते हैं वो उस अमृत वेला में उठकर कर सकते हैं। इसलिए उसे अमृत वेला नाम दिया गया है, क्योंकि वो एक हाई एनर्जी, एक कीमती एनर्जी का टाइम है। 2:30 बजे से लेके फिर फर्दर आप 4 या 5 बजे तक उसको मान लीजिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में आप 4 से 5:30 के बीच में उठ सकते हैं, ठीक है। अब क्यों उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त में उठने से एक तो आपको एनर्जी लेवल मिलेगा, एक बढ़िया एनर्जी आपको मिलेगी, फ्रेश एयर आपको मिलेगी, और साथ में क्या होगा, 2 से 6 का टाइम वात का है। तो ये जो वात है ये क्या करेगी, आपके मल को खुद ही बाहर पुश करेगी, आपको कोई जोर नहीं लगाना है, आपको खुद ही एक ऐसा वेग आएगा जिसमें आप 5 मिनट के अंदर जाके वापस आओगे। तो ये वात का काम है, ये अपान वायु का काम है। हमारी वात भी जो हमारी बॉडी है उसमें वात को डिवाइड किया गया है कि कौन से स्पेस में कौन सी वात रहेगी। ये तो नीचे वाले स्पेस में अपान वायु रहती है। तो ये जो अपान वायु है, इसका काम होता है मल मूत्र का विसर्जन करना, मल मूत्र को बाहर निकालना। तो ये जो काम है अपान वायु करेगी, खुद करेगी। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो वायु अपने आप मल को बाहर फेंक देगी। तो ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। जिन्हें कब्ज रहता है, कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ
तो क्या होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कब्ज वालों को इतना फ़ायदा होगा कि आराम से मल का त्याग वो कर पाएंगे। तो जब ये मल का त्याग आराम से कर पाएंगे तो उनकी जो परेशानियां हैं वो सब धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। देखिए, कब्ज वालों को स्किन की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज वालों को दिमाग में शिरोभ्रम रहता है और गैस बनी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, मेंटल प्रॉब्लम भी काफ़ी क्रिएट हो जाती है जब लगातार कब्ज ही बना रहता है। देखिए, कब्ज ही जड़ है सब चीज़ों की, तो इस कब्ज को ही हटाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कब्ज ही आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हट रहा है, तो इसको क्यों नहीं अपनाते हैं आप। जब ये जो कब्ज है ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्लीन हो रहा है, इसको हटा लीजिए। जो गंदगी पड़ी है बरसों पुरानी, जिसमें गैस बन रही है, सड़ रहा है खाना, वो गैस बना रहा है, कुछ नहीं पच रहा है, आपकी गट हेल्थ जो है बिल्कुल जीरो पुअर हो रखी है। तो उस गट हेल्थ को एक बढ़िया गट हेल्थ बनाने के लिए आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना, टाइम से खाना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है। तो ये तो हो गई ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात। अब जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं उसके बाद हमें क्या करना है, दंत धावन करना है। शौच के बाद आप क्या करेंगे, दंत धावन करेंगे। तो दंत धावन के लिए आप जो भी, देखिए पहले ज़माने में दांतोन हुआ करते थे, तो दांतोन से कैसा, बरगद का, खैर का, नीम का, करंज का, अर्जुन का कोई भी एक डंडी ले लिया करते थे, तो आगे से थोड़ा सा प्रेस करके उसको इस तरह से बनाते थे कि ब्रश जैसा बन जाए, और उससे हम लोग ब्रश किया करते थे। देखिए क्या होता था, उसका जो रस होता था वो कटु, तिक्त, कषाय, ये 3 रस होते थे। मीठा रस नहीं होता था उसका, कटु होता था या तिक्त होता था या कषाय रस होता था। तो ये जो 3 रस हैं ये हमारे मंजन में होने बहुत ज़रूरी है। आप दंत मंजन भी कर सकती हैं, बस देखना ये होता है कि मीठा नहीं होना चाहिए, कटु, तिक्त, कषाय, कसैला होना चाहिए, ठीक है, कषाय रस का, तिक्त हो या कटु हो, इस तरह का रस मंजन में होना चाहिए, उसमें होना चाहिए जो हम दांतुन कर रहे हैं, ठीक है। ये दांतुन की बात हो गई। अब क्या होता है कि हमको टंग को क्लीन करना होता है। टंग को क्लीन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी हम टंग देखते हैं तो उस पर एक वाइट कलर की लेयर जमी हुई रहती है। तो ये जो वाइट लेयर है, ये वाइट लेयर ही बता रही है कि आपकी बॉडी में बिना पचा खाना पड़ा हुआ है। ये आम की एक लेयर है वाइट कलर की, तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको क्लीन नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट फर्दर मील लेंगे आप, उसका टेस्ट भी आपको फील नहीं होगा। और ये जो आम बना हुआ है ये ऐसी चिपक कर यहाँ पर गंदगी इकट्ठी कर रहा है, तो आपको टंग क्लीनर लेना है। टंग क्लीनर देखिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है चांदी का, सोने का, तांबे का, ठीक है। ये अवेलेबल नहीं है तो आप जो भी आपका टंग क्लीनर है उससे उसको क्लीन करिए अपनी टंग को। वो जितनी वाइट लेयर है उसको क्लीन करिए, एकदम अपनी टंग जो है वो साफ़ करिए। तो टंग क्लीन हो जाएगी तो आपको टेस्ट पता चलेंगे, एक सही आइडिया लगेगा कि क्या हम खा रहे हैं और किसका क्या टेस्ट है। देखिए यहाँ तक टंग क्लीनर की बात हो गई, हमने टंग क्लीन कर ली है। अब हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अंजन लगाना है, आइज़ में अंजन भी लगाना होता है। तो अभी मैं कहूँगी कि जब आपने टंग क्लीन कर ली है उसके बाद आपको ऊषापान करना है। ऊषापान करना है मीन्स आपको जल का ग्रहण करना है, पानी पीना है। देखिए पानी आपको उतना ही पीना है जितनी आपको प्यास लगे। ऐसा नहीं करना है कि 2 बोतल पी लिया और 3 बोतल पी लिया, 4 गिलास पी लिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपकी जितनी इच्छा है, जितना आप ग्रहण कर सकते हैं, 1 गिलास कर सकते हैं, 1 गिलास, 1.5 गिलास से ज़्यादा आप पानी ना पिएं, इतना बहुत होता है पानी। क्योंकि देखिए अग्नि पर डिपेंड करता है। अगर आपको थायराइड है और आपने 4 गिलास पानी पी लिया तो सुबह ही आपकी अग्नि बुझ गई, वो जलती हुई अग्नि बुझ गई। अब उसे जलाना मुश्किल हो जाएगा पूरे दिन, अब जो भी खाएंगे वो पचेगा ही नहीं। तो ये ज़रूरी हो जाता है अग्नि के अकॉर्डिंग पानी का ग्रहण करना। तो ये ऊषापान, ये जो सूर्य के निकलने के टाइम पर आप पानी पी रहे हैं, इसे ऊषापान का नाम दे दिया गया है। ये आपको ग्रहण करना है और उसके बाद टंग क्लीन, उसके बाद आपको क्या करना है, अंजन लगाना है आइज़ में। तो घर में बनाया हुआ शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो अंजन है आपको वो आइज़ में लगाना है। देखिए आइज़ है अग्नि गुण प्रधान, मैंने पहले भी बताया था। तो अग्नि गुण प्रधान है, इतना स्ट्रेस है, ड्राइनेस है, लैपटॉप पर इतना वर्क होता है जिसकी वजह से ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो रही हैं, इतनी परेशानी हो रही है। तो इसमें अंजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ये आपकी आइज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, आपको आपकी आइज़ के लिए एक सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। ये हुई आइज़ की बात, अंजन हो गया, ठीक है। अंजन के बाद आप क्या करेंगे, नस्य करेंगे। दोनों नोस्ट्रिल में डेली 2-2 बूंद डालना, या तो गाय का घी आप डालेंगे, या अगर आपकी कफ पकड़ती है तो आप तिल का तेल डालेंगे। देखिए जिनकी पित्तज पकड़ती है वो क्या डालेंगे, वो गाय का घी या नारियल तेल 2-2 बूंद दोनों नोस्ट्रिल में डालेंगे।
तो जिनकी कफज पकड़ती है उन्हें क्या करना है, उन्हें तिल का तेल डालें। देखिए गाय का घी और नारियल का तेल ठंडा होता है, तो ये जो नारियल का तेल है और गाय का घी है, ये 2-2 बूंद उन्हें ही डालना है जिनकी पित्तज पकड़ती है, जिनकी शरीर में हीट बढ़ी रहती है, गर्मी बढ़ी रहती है, तो उसे डालना है। और तिल तेल किसे डालना है, जिनकी कफज पकड़ती है, जल्दी जल्दी कफ होता है, जल्दी जल्दी खांसी होती है, ठंड लग जाती है जल्दी जल्दी, उन्हें क्या करना है, उन्हें तिल का तेल 2-2 बूंद दोनों नोस्ट्रिल में डालना है। इससे देखिए बहुत ही हमारा जो इंद्रिय है, जो नोज़ है, वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। आपकी नोज़ की कोई भी परेशानी है, और ये भी कहा गया है कि नासा ही सिरसो द्वारम, नाक जो है वो सिर का द्वार है, सर में जाने का रास्ता है। तो जितने भी हमारे नींद ना आना, स्ट्रेस होना और जितने भी फैक्टर हमारे यहाँ से जुड़े हैं, इन सब में डायरेक्ट तर्पण होता है इस ऑयल से, इस घी से। तो ये आपको डालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या क्या हो गया, अंजन हो गया है, और अंजन के बाद हमारा नस्य हो गया है। अब हम करेंगे गंडूश या कवल। देखिए कवल कब कहते हैं, जब हम पूरे मुंह में घी को या ऑयल को अच्छे से भर लेते हैं, मूवमेंट नहीं करा सकते तो कवल कह देते हैं। लेकिन जब हम मूव करा सकते हैं, इस तरह से मूव कराएंगे, तो इसको कहेंगे गंडूश। तो आप तिल का तेल लें या नारियल का तेल लें, इससे आप मुंह में भरेंगी और जब तक रखेंगी जब तक आप होल्ड कर पाएंगी, उसके बाद निकाल देंगे। तो कैसे करेंगे, ऐसे घुमाती रहेंगी। तो ये क्या होता है, आपकी दांतों की हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। किसी का मुंह बार बार आता है, यहाँ ये फटते हैं, मुंह पकता है, तो ये वाली जो सिचुएशन रहती है, इसमें मुंह में कोई अल्सर है, इसमें ऑयल का बहुत ही अच्छा रोल है। या वात की कोई समस्या है, उसमें भी दांत किटकिटाते हैं वात की वजह से, तो इसमें भी ऑयल का बहुत ही अच्छा रोल है, वात का शमन करता है। तो इसको आप ज़रूर धारण करेंगे अपने मुंह में, जिससे कि इस तरह की परेशानियों से आप बच सकें। तो ये हो गई गंडूश की बात। देखिए गंडूश के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है व्यायाम। मैं हमेशा कहती हूँ व्यायाम करिए। व्यायाम कैसा होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए अर्धशक्तियाँ। अर्धशक्तियाँ मीन्स जितना आपका बल है उससे हाफ आपको व्यायाम करना है। तो जब आपको लगे कि आपको हल्का हल्का माथे पे पसीना आने लगा है, आपकी सांस फूलने लगी है, तो आपको व्यायाम को क्या करना है, रोक देना है। उसके बाद आपको और व्यायाम नहीं करना है, ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। व्यायाम से क्या होता है, आपको जो कफ दोष है, जिनकी मेद धातु बढ़ी हुई है, कफ दोष है, उनमें बहुत ही आराम आपको मिलता है। तो अभ्यंग और व्यायाम ये दोनों आपके साथ साथ होंगे। पहले आपको पूरी बॉडी में अभ्यंग कर लेना है, अच्छे से मालिश कर लेनी है। कोई भी ऑयल आप लेंगे उसको धीरे धीरे हल्के हाथों से मालिश करेंगे पूरी बॉडी में। इससे क्या होगा, आपकी वात की जो भी समस्या है वो दूर होंगी और आपको बल भी मिलेगा, आपकी आयु की वृद्धि भी होती है, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होती है वो ऑयल की मसाज करने से दूर होती है। तो अच्छे से ऑयल लगा के 5-6 मिनट और फिर व्यायाम करके फिर आपको स्नान के लिए जाना है। फिर आपको स्नान करना है। देखिए स्नान से आपकी थकान दूर होगी, आपकी आयु की वृद्धि होगी और आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी डेवलप होगी, जिससे आप अपने कार्य को करने की क्षमता अपनी बॉडी में ला पाएंगे। तो ये ज़रूरी हो जाता है। आप क्या करेंगे, पहले अभ्यंग करेंगे, फिर व्यायाम करेंगे। और देखिए जिनकी मेद धातु पड़ी हुई रहती है, जिनकी मोटापा बहुत ज़्यादा है, उन्हें उद्वर्तन भी बताया गया है, उबटन भी बताया गया है। आप बेसन ले सकते हैं, जौ का आटा ले सकते हैं, सरसों पीस कर ले सकते हैं। तो उसको क्या करना है, हल्का हल्का पूरी बॉडी में नहाने से पहले रगड़ना है, सूखा रगड़ना है। तो जिसकी मेद धातु, जिसका मोटापा बढ़ा हुआ रहता है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट है, एक मेथड है। उसको अच्छे से चूर्ण को रगड़ना होता है पूरी बॉडी में, इससे मेद धातु का क्षय होता है। तो और कफ धातु की कफ दोष डिक्रीज़ होता है। तो मेद धातु को डिक्रीज़ करने के लिए ये जो उद्वर्तन है इसको बताया गया है। और नेचुरली भी, नॉर्मली भी आप लोग इसको हल्का सा सरसों का ऑयल मिलाकर अपनी बॉडी में अच्छे से पूरी बॉडी में मालिश करके उसके बाद नहाना कर सकते हैं। तो स्नान कर लीजिए। और उसके बाद क्या होगा, आपको अपना जो देखिए होता ये सब क्या है, 1 ही घंटे का है ये सारा। आपको लग रहा है ना कि बहुत लंबा है, नहीं है। आप जल्दी शुरू करिए अपनी, सुबह जल्दी उठेंगे सुबह तो ये सब काम 1 ही घंटे में हो